हेलो एवरीवन। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है फाइट क्लब और ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी। इसका क्लाइमेक्स इतना शानदार है कि आप सब थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाओगे। इस मूवी में दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर एडवर्ड नॉर्टन ने प्ले किया है, बट इसका कोई नाम नहीं है मूवी में। बट यही कैरेक्टर हमें मूवी की स्टोरी को नरेट कर रहा है, इसलिए हम इसे नरेटर बुलाएंगे। दूसरा कैरेक्टर टाइलर का है, जिसे ब्रैड पिट ने प्ले किया है। अब मूवी शुरू होती है जहां एक रूम में टाइलर ने नरेटर के मुंह में गन लगा के रखी है और नरेटर कहता है कि इस जगह काफी सारी बिल्डिंग में बॉम्ब लगे हुए हैं और ये सब मार्ला सिंगर नाम की एक लड़की की वजह से हो रहा है। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि नरेटर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करता है। उसके घर में बहुत अच्छी आलीशान चीजें होती है, बहुत लग्जरियस घर होता है उसका। बट ना तो अपनी लाइफ से खुश है, ना ही उसे जॉब सेटिस्फेक्शन है। इन सब चीजों से परेशान होकर वो एक साइकेट्रिस्ट से मिलता है और उसे बताता है कि वो कई हफ्तों से सोया नहीं है और कई बार तो उसने खुद को अलग ही जगह पर पाया है। बट उसे ये तक याद नहीं रहता है कि वो उस जगह तक पहुंचा कैसे। एक्चुअली उसे नींद न आने की बीमारी इंसोमेनिया है। बट डॉक्टर उसकी बातों को अवॉइड करके कहते हैं कि मैं तुम्हें नींद आने के लिए कोई दवाई नहीं दूंगा, नींद नेचुरली ही आनी चाहिए। इस पर नरेटर कहता है कि सर मैं नींद न आने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना है ना परेशानी क्या होती है तो तुम्हें टेस्टिकुलर कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। उस ग्रुप में जाके तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है जीवन का। जब वो उन ग्रुप्स में जाता है तो वहाँ उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग अपना अपना दुख आपस में बांटते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे से शेयर करते हैं और मन हल्का करने के लिए एक दूसरे से गले लगकर रोते भी हैं। वहाँ वो एक बॉब नाम के लड़के से मिलता है और उसके गले लगकर रोता है। इन सब चीजों से उसका मन हल्का हो जाता है और अब उसे रातों में नींद आने लग जाती है। इस वजह से वो और भी सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब उन सारे ग्रुप्स में मार्ला सिंगर नाम की एक लड़की भी आने लगती है। इसे पता होता है कि मार्ला को कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोल के यहाँ पे शायद फ्री खाने के लिए आ रही है। उसे देखकर नरेटर काफी डिस्टर्ब हो जाता है और उसे फिर से नींद आना बंद हो जाती है, क्योंकि मार्ला को देखकर उसे खुद की गलती भी उसे दिखाई देती थी, क्योंकि वो खुद कैंसर पेशेंट ना होते हुए भी इन सारे ग्रुप्स में जाता है। अब एक दिन वो मार्ला से मिलता है और उसे धमकी देता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है और तुम यहाँ झूठ बोलकर आ रही हो, इसलिए तुम यहाँ आना बंद कर दो। इस पर मार्ला कहती है कि मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है और तुम भी झूठ बोलकर यहाँ आ रहे हो और मैं भी सबको बता दूंगी। अब ये लोग कॉम्प्रोमाइज करके सारे ग्रुप्स को आपस में डिवाइड कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अब अलग अलग ग्रुप्स में ही जाएंगे और इसलिए वो लोग अपना नंबर भी शेयर कर लेते हैं। नरेटर अपनी जॉब के सिलसिले में काफी ट्रैवल किया करता था और उसे नए नए लोगों से मिलना भी होता था। उसी दौरान वो फ्लाइट में एक आदमी से मिलता है जो सोप मैन्युफैक्चरर होता है और उसका नाम टाइलर है। वो बातों ही बातों में नरेटर को बताता है कि कैसे घर में डेली यूज होने वाली चीजों से बॉम्ब बनाया जा सकता है। नरेटर टाइलर की बातों से काफी इम्प्रेस होता है और उसे उसकी फ्री लाइफ स्टाइल से बहुत जलन भी होती है। अब टाइलर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। जब नरेटर अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया है। अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए वो टाइलर को कॉल करता है। वो लोग एक बार में मिलते हैं। वो लोग बातें करते हैं कि किस तरह से इंसान आज सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह गया है और अपने महंगे शौक और अननेसेसरी चीजों की जरूरत को पूरा करने के चक्कर में कर्ज में फंसा हुआ है। ये सब बातें करते हुए वो लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां नरेटर टाइलर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, और टाइलर हाँ बोल देता है और कहता है कि मुझे एक चोर का थप्पड़ मारो। नरेटर पूछता है पर क्यों? टाइलर कहता है अरे मारो तो, और नरेटर उसको बहुत जोर का थप्पड़ मारता है जो टाइलर के कान पे लगता है। इसलिए टाइलर भी फिर उसे बहुत जोरदार पंच पेट में करता है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। इसमें उन्हें काफी मजा आता है। इस दौरान हम कुछ फ्लैशबैक में देखते हैं कि टाइलर एक वेटर की तरह भी काम किया करता था और वो दूसरों के खाने को गंदा करके उन्हें सर्व करता था। इस फाइट के बाद वो लोग टाइलर के घर आते हैं जो काफी बड़ा होता है, बट शहर के बाहर एक सुनसान जगह पे है और बहुत पुराना और बहुत ही खराब कंडीशन में होता है। इस घर में लग्जरी का कोई सामान नहीं होता, इवन पीने का पानी तक साफ नहीं आता और बेसमेंट में हमेशा पानी भरा होता है। अब ये लोग साथ रहने लगते हैं और मजे के लिए वो फाइट भी किया करते थे आपस में। बट ये फाइट वो उसी बार के बेसमेंट में करते हैं जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होकर इनसे जुड़ने लगते हैं और इनका एक क्लब फॉर्म हो जाता है जिसका नाम टाइलर फाइट क्लब रख देता है। अब जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं मोस्टली वो लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ये क्लब इलीगल है, इसलिए टाइलर इस क्लब के लिए कुछ रूल बनाता है। पहला और दूसरा रूल ये होता है कि फाइट क्लब के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। थर्ड रूल,
फाइट के दौरान अगर कोई एक पर्सन थक जाए या रुक जाए तो फाइट भी वहीं रुक जाएगी। फोर्थ, फाइट केवल 2 लोगों के बीच होगी। फिफ्थ, एक बार में केवल एक ही फाइट होगी। सिक्स्थ, फाइट बिना शर्ट और बिना जूतों की होगी। 7, फाइट उतने देर चलेगी जितने देर वो चल सकती है। 8, फाइट क्लब को ज्वाइन करने की फर्स्ट नाइट को फाइट करना कंपलसरी होगा। नरेटर को इन सब चीजों में बहुत मजा आता है और अब वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता है। इवन उसको अपने घर के ब्लास्ट होने वाली बात का भी अब उतना टेंशन नहीं होता है, ना ही उसके ईएमआई की उसे कोई चिंता होती है। बट अब जब वो ऑफिस जाता है तो बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं होता है, ना उससे कपड़े ठीक से पहने हुए होते हैं और उसके फेस पर काफी चोट के निशान होते हैं, जिससे बाकी सारे लोग स्पेशली उसका बॉस काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उसका बॉस उससे काफी नाराज भी होता है। बट अब उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वेट करता है तो सिर्फ सैटरडे का, क्योंकि वो उस दिन फाइट क्लब में जा सकता था। उसकी लाइफ में अब फाइट से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं होती। एक रात उसे मार्ला का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुमने ग्रुप्स में आना क्यों बंद कर दिया। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे ग्रुप्स में भी जाके देखा बट तुम मुझे कहीं नहीं दिखे। वो कहता है कि मैंने कुछ दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और ये ग्रुप सिर्फ लड़कों के लिए है। तब मार्ला कहती है कि मैंने बहुत सारा साइनस पी लिया है और अगर मुझे नींद लग गई तो मैं मर जाऊंगी। बट नरेटर को ऐसा लगता है कि वो बकवास कर रही है, इसलिए वो उसकी बातों को अनसुना करके फोन का रिसीवर साइड में रख देता है और सोने चला जाता है। बट उसे सपने में दिखता है कि वो मार्ला के साथ इंटीमेट हो रहा है। और दूसरे दिन जब वो सुबह सो के उठता है तो मार्ला उसे अपने घर में दिखती है, तो वो बहुत गुस्सा होकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर मार्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे। तभी टाइलर वहां आ जाता है और वो बताता है कि कल जब तुम फोन का रिसीवर साइड में रख के चले गए थे और उसमें से कुछ आवाजें आ रही थी, तब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे पता चला कि मार्ला बहुत प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं उसके घर जाके उसे यहाँ ले आया। उसे रात भर सोना नहीं था और हम लोगों ने काफी बातें करी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने उसे रात में सोने नहीं दिया। ये सब सुन के नरेटर को बहुत बुरा लगता है। तो टाइलर पूछता है कि कहीं तुम मार्ला के लिए कोई फीलिंग तो नहीं रखते हो ना। तो नरेटर मना कर देता है। अब मार्ला हर दिन उनके घर आने लगती है और नरेटर इन सब चीजों से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि टाइलर और मार्ला की आवाजों से उसे बहुत डिस्टर्ब होता है और वो मार्ला से नफरत करने लग जाता है, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ उसके क्लब आ रही थी बट अब उसका घर में भी आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच नरेटर को पुलिस स्टेशन से एक डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसके घर में कोई चोरी से घुसा था और घर में अवेलेबल चीजों से ही बॉम्ब बना के घर को ब्लास्ट किया गया है। तभी टाइलर वहां आता है और बोलता है कि इनडायरेक्टली जो डिटेक्टिव है वो तुम्हें ही ब्लास्ट के लिए ब्लेम कर रहा है। और नरेटर को गुस्सा आता है, इसलिए वो फोन रख देता है और टाइलर भी वहां से चला जाता है। तभी मार्ला एक वेडिंग ड्रेस में वहां आती है और नरेटर का मूड तो पहले से ही काफी खराब है, इसलिए वो मार्ला को देख के उसे गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देता है। मार्ला फिर से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब टाइलर और नरेटर एक रात को एक हॉस्पिटल जाते हैं चोरी से और काफी सारा ह्यूमन फैट वहां से चुरा के लाते हैं। और टाइलर का कहना होता है कि वो इस ह्यूमन फैट से सोप बनाकर बेचेगा और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगा, और वो ऐसा करता भी है। अब एक दिन नरेटर को बॉब मिलता है, जो उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप में मिला था। बॉब उसे बताता है कि मैंने एक क्लब को ज्वाइन किया है बट उसका फर्स्ट रूल ये है कि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तब नरेटर उसको बताता है कि मैं भी उसी ग्रुप में हूँ बट हम दोनों शायद इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैं सैटरडे को वहाँ पे जाता हूँ। बट अभी बॉब को ये नहीं पता है कि नरेटर उस ग्रुप का फाउंडर है। तब बॉब उसे बताता है कि मैं वहाँ पे वीकडेज में जाता हूँ। तब नरेटर को पता चलता है कि अब ये क्लब काफी बड़ा हो चुका है और ये पूरे वीक में एक्टिव रहता है। पब्लिक प्लेस में उसे कई और लोग भी दिखते हैं जिनके चेहरे पर चोट लगी होती है और वो समझ जाता है कि ये सब इसी फाइट क्लब के मेंबर हैं। अब टाइलर को पता चलता है कि काफी सारे लोग क्लब के फर्स्ट रूल को तोड़ रहे हैं कि क्लब के बारे में कभी बात नहीं करना है। इसलिए वो सारे क्लब मेंबर्स को एक टास्क देता है जिसमें सब लोगों को अननोन लोगों से बिना वजह फाइट करना है और उस फाइट में हार जाना है। सभी लोग ये टास्क कंप्लीट करते हैं और इससे इनके क्लब में और भी लोग जुड़ जाते हैं। अब नरेटर अपने बॉस के पास जाता है जो कि उससे पहले से ही नाराज है। वो कहता है कि अब मैं ऑफिस नहीं आऊंगा और घर से ही काम करूंगा और इसके लिए तुम मुझे मंथली सैलरी दोगे और मैं बदले में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कंपनी की सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करूंगा। इस धमकी को सुन के उसका बॉस बहुत गुस्सा होता है, सिक्योरिटी को बुला लेता है। बट नरेटर गार्ड्स के आने के पहले अपने आप को बहुत जोर जोर से पंच कर रहा होता है, खुद को ही बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और उसका बॉस सब चीजें देख के हैरान हो जाता है। और जैसे ही गार्ड्स दरवाजा ओपन करते हैं तो वो कहता है कि सर प्लीज मुझे मत मारो। इसलिए गार्ड्स को लगता है कि बॉस ही नरेटर को इस तरह से मार रहा था।
इस वजह से बॉस को उसकी सारी शर्तें माननी पड़ती है और अब उसे ऑफिस नहीं आना है और उसे पूरी सैलरी भी मिलेगी। अब वो बहुत फ्री और बहुत खुश हो गया है क्योंकि अब वो हर दिन फाइट क्लब जा सकता है और ये अब हर दिन फाइट करते हैं। दोनों नई नई तरह की शैतानियां करते हैं, जैसे लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ना, छोटे छोटे ब्लास्ट करना। इस तरह की शैतानियां अब इनके लिए आम हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद टाइलर अपने घर में कुछ बंक बेड्स बना रहा होता है और पूछने पर बताता है कि कुछ न्यू मेंबर्स यहाँ रहने आने वाले हैं। बट वो ये नहीं बताता कि वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली इनकी फाइट्स तो उसी बार के बेसमेंट में होती थी, इसलिए नरेटर समझ नहीं पाता है कि वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। काफी सारे न्यू मेंबर्स अब इनके घर में ही रहने लगे हैं। तभी ये लोग न्यूज में देखते हैं कि इनके फाइट क्लब के बारे में पुलिस को पता चल गया है। ये सुनकर टाइलर एक प्लान बनाता है जिसके तहत ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट के एक फंक्शन में वेटर बन के जाते हैं और उनके सीनियर ऑफिसर को धमकी देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो वरना हम तुम्हारे टेस्टिकल्स निकाल लेंगे। और वो ऑफिसर डर के मारे मान जाता है। वहाँ से वापस आते समय कार में नरेटर टाइलर से बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि तुम कोई भी चीज मुझसे पूछे बिना अकेले ही क्यों डिसाइड कर लेते हो, आखिर हम दोनों इस क्लब के फाउंडर हैं। एक्चुअली टाइलर ने फाइट क्लब को उस बार के बेसमेंट से बंद करके एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम मीम है और इस बारे में नरेटर कुछ भी नहीं जानता है। इन सब बातों से उसको काफी इंसल्ट फील होता है क्योंकि वो दोनों फाइट क्लब के फाउंडर होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी है। तब टाइलर कहता है कि ये सब चीजें हमारे बारे में नहीं है। टाइलर यहाँ ये भी रिवील करता है कि नरेटर का घर उसी ने ब्लास्ट किया है और फिर वो कार के स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देता है, जिससे नरेटर काफी डर जाता है। और टाइलर कहता है कि इस डर को अपने अंदर से निकालो, हम सबको एक न एक दिन तो मरना ही है। बट नरेटर बार बार उसे गाड़ी कंट्रोल में करने के लिए कहता है। तब टाइलर गुस्से में कहता है कि तुम लाइफ में हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कुछ लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और खुल के जिया करो बिना किसी डर के। तभी उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दीवार से टकरा जाती है। नेक्स्ट सीन में जब नरेटर सो के उठता है तो वो देखता है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स किसी काम में बिजी हैं, बट उसे ये नहीं पता कि सब लोग आखिर कर क्या रहे हैं। पूछने पर उसे कोई बताता भी नहीं है क्योंकि इस ग्रुप का और एक रूल होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। जब उसे टाइलर कहीं नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढता है, बट फिर भी वो उसे कहीं मिलता नहीं। तभी मार्ला वहाँ आती है और वो बोलता है मार्ला को कि टाइलर हमें छोड़ के कहीं चला गया है और मार्ला इस बात से बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसे पता चलता है कि इस माहम प्रोजेक्ट के एक ऑपरेशन के दौरान बॉब को पुलिस ने शूट कर दिया और वो लोग बॉब को वहीं दफनाने का प्लान कर रहे हैं। तो वो सबके पास जाता है और कहता है कि देखो बॉब सबका दोस्त था, इसलिए हम उसका फ्यूनरल बहुत अच्छे से करेंगे। अब उसके फ्यूनरल के बाद उसे प्रोजेक्ट मीम के बारे में पता करना था, इसीलिए वो टाइलर के रूम में जाता है। वहाँ उसे कुछ फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं। इससे वो ये तो समझ जाता है कि टाइलर ने इस फाइट क्लब को कई सारी अलग अलग जगह पर भी शुरू कर दिया है और इसे काफी फैला दिया है, इसीलिए वो पिछले कुछ समय से काफी बिजी था। अब वो उन सारी टिकट्स वाली लोकेशन पे टाइलर को ढूंढने के लिए जाता है, बट जब भी वो किसी जगह जाता है उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका था। और उससे ज्यादा शॉकिंग तो तब लगता है जब वहाँ के नेटिव लोग भी उसे पहचानते हैं। वहाँ एक बार में बार अटेंडर उसे बताता है कि हम एक हफ्ते पहले मिल चुके हैं यहीं पे इसी जगह। तो नरेटर कहता है कि अगर हम मिले हैं तो तुम्हें मेरा नाम तो पता ही होगा। और वो आदमी कहता है हाँ, आपका नाम है टाइलर डर्बन। ये सुनकर वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि चल क्या रहा। तभी उसे कुछ डाउट होता है और वो सीधे अपने रूम में जाके मार्ला को कॉल करता है और पूछता है कि क्या हम रिलेशनशिप में हैं। तो मार्ला कहते हैं कि हाँ टाइलर, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, कभी तुम प्यार जताते हो कभी इंसल्ट करते हो, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो ये कहता है कि क्या कहा तुमने। वो कहती है कि टाइलर तुम बताओ कि क्या हो रहा है। ये सुन के उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, बट उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। तभी उसे वहाँ अचानक टाइलर दिखता है जैसे वो जादू से वहाँ आ गया हो। अब पूरी स्टोरी का सीक्रेट रिवील होता है और टाइलर उसको बताता है कि तुम और मैं एक ही पर्सन है, मैं कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी दिमाग की उपज हूँ। सब लोग खुद से बातें करते हैं और वो खुद को वैसे ही इमेजिन करते हैं जैसे वो एक्चुअली बनना चाहते हैं, बट तुम ही ऐसे हो जिसने अपनी इमेजिनरी पर्सनालिटी को हकीकत बनाया। अब नरेटर को सब कुछ याद आता है कि एक्चुअली वो अब तक जहाँ जहाँ पे टाइलर को अपने साथ देख रहा था हर उस जगह पर वो अकेला ही था। वो खुद ही फाइट कर रहा था अपने अकेले के साथ, मार्ला के साथ रिलेशनशिप में भी वही था और अपने घर को भी उसने खुद ने ही ब्लास्ट किया था। बट उसे कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि ये सब चीजें उसने टाइलर बन के तब की थी जब वो सो रहा था। मतलब वो एक्चुअली कभी सोया ही नहीं। जब उसे लगता था कि वो सो रहा है तब वो एक्चुअली टाइलर बन के दूसरी जगह घूमता था और दूसरे काम करता था, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं रहता और इसीलिए उसे प्रोजेक्ट मीम के बारे में भी कुछ पता नहीं होता। ये सब सोचकर वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है
तो वो तुरंत अपने उस घर में जाता है जहाँ वो और टायलर रहते थे। वहाँ थोड़ी छानबीन करने पर उसे यकीन हो जाता है कि टायलर तो वो खुद ही है, या यूं कहे कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी है। अब उसे वहाँ ये भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट महम का प्लान सिटी की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी के हेडक्वार्टर को बम ब्लास्ट करने का है, ताकि सारे क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री और डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए और सब लोग कर्ज से फ्री हो जाए। अब वो सारे प्रिपरेशन प्लान लेकर डिटेक्टिव के पास जाता है और कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो, क्योंकि सिटी में अभी तक जितना भी क्राइम हो रहा था उन सब के पीछे मैं ही हूँ और मेरे वजह से कुछ और ब्लास्ट होने वाले हैं और ये प्रूफ है, प्लीज अरेस्ट मी। तब डिटेक्टिव एक कॉल करने के लिए बाहर जाता है और वहाँ खड़े हुए दूसरे ऑफिसर्स नरेटर के पास आते हैं और कहते हैं कि हम सब भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और टायलर ने ये रूल बनाया था कि जो भी इस प्रोजेक्ट की रुकावट बने उसे मार के उसके टेस्टिक्यूल्स निकाल लो, चाहे वो टायलर खुद ही क्यों ना हो। और वो लोग उस पर अटैक करते हैं, बट वो कैसे भी करके वहाँ से बच के भाग जाता है। भागकर वो सीधे उसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के हेडक्वार्टर जाता है जहाँ ब्लास्ट होने वाले हैं और वहाँ पर उसे सोप से बने बॉम्ब से भरी एक वैन मिलती है। अब वो उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर टायलर फिर से उसके सामने आ जाता है। अब इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और ये कमाल का एक्शन सीक्वेंस है, दिस इज अ मस्ट वॉच। अब इस फाइट में टायलर जीत जाता है और नरेटर के मुंह में गन लगा देता है। ये वही सीन है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। अब नरेटर हार मान लेता है और टायलर से कहता है कि प्लीज तुम ये ब्लास्ट रोक दो, क्योंकि इसमें कई सारे निर्दोष लोग मर जाएंगे। बट टायलर कहता है कि जिन बिल्डिंग्स में हमने ब्लास्ट करने का प्लान किया है उसमें कोई भी इंसान नहीं है, वो पूरी बिल्डिंग अभी खाली है और थोड़ी देर में वैसे भी सारे ब्लास्ट हो ही जाएंगे। वो ये भी बताता है कि आज मैं तुम्हें भी मार दूंगा और आज के बाद तुम नहीं, केवल मैं ही रहूंगा। इसका मतलब ये है कि टायलर की पर्सनालिटी पूरी तरह से उस पर हावी हो जाएगी। वो ये भी बताता है कि उसने मार्ला को किडनैप करके रखा है और वो उसे भी जान से मार देगा, क्योंकि मार्ला टायलर के बारे में काफी सारी ऐसी बातें जानती थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था। ये सुनकर नरेटर बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे क्लिक होता है कि टायलर तो एक्चुअली वो खुद ही है, मतलब गन टायलर के हाथ में नहीं बल्कि उसके खुद के हाथ में है। और ये थॉट दिमाग में आते ही उसे गन अपने हाथ में दिखने लगती है। अब वो टायलर की पर्सनालिटी को खत्म करना चाहता है, क्योंकि टायलर सोसाइटी के लिए खतरे की तरह है और इसीलिए वो गन को अपनी दाढ़ी के नीचे लगाकर खुद को शूट कर लेता है और गोली उसके गाल के आर पार निकल जाती है। बट जब वो टायलर की तरफ देखता है तो उसे ये दिखता है कि गोली एक्चुअली टायलर के सिर के आर पार हो गई है और टायलर वहीं मर जाता है। मतलब नरेटर की दूसरी पर्सनालिटी वहीं खत्म हो गई। तभी क्लब के बाहर दूसरे मेंबर्स मार्ला को वहां लाते हैं मारने के लिए। एक्चुअली नरेटर के लिए वो और टायलर दो अलग अलग लोग हैं, बट बाकी सभी के लिए नरेटर ही टायलर है। और वो लोग अपने बॉस को जख्मी हुआ देख करके बहुत डर जाते हैं, बट ये देखकर इम्प्रेस होते हैं कि गोली लगने के बाद भी वो जिंदा है। अब नरेटर उनसे कहता है कि तुम लोग मार्ला को छोड़ दो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नरेटर और मार्ला खिड़की में से दूसरी बिल्डिंग्स में हो रहे ब्लास्ट को देखते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।